नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माली एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज की अपनी ये क्लास अभी की वो है स्थिर वैद्युतिक जो चैप्टर है उसका लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा, चैप्टर विल बी फिनिश। फिर नथिंग विल बी पेंडिंग टू रीड है, कुछ भी बाकी नहीं रहने वाला है क्योंकि अपन मोस्टली सारी चीज़ें कर ली जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और जो सवाल है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आए हैं। ठीक है, मैंने पेपर भी देख रखे हैं सब कुछ, तो अपने को सिलेबस से बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि विद्युत विभव हुआ, ठीक है, कुछ डाइपोल द्विध्रुव वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे इसमें चीज़ें तो बहुत सारी, चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन उनको अपने पढ़ने का काम नहीं क्योंकि वो अपने सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में है वो ही पढ़ना है। ठीक है, तो अब चलिए पढ़ते हैं अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, अनंत रेखीय आवेश मतलब क्या हुआ कि भाई एक तार है, ये मान लो कि एक बहुत लंबा तार है। क्या एक बहुत लंबा तार है, उसके ऊपर आवेश फैला हुआ है एक रेखा के अनुदिश, एक रेखा के अनुदिश आवेश फैला हुआ है, रेखीय आवेश। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल के रूप में नहीं फैल के एक रेखा के अनुदिश फैला हुआ है। तो इसके कारण अपने को तीव्रता निकालनी है कि भाई किसी बिंदु पर तीव्रता क्या होगी। तो मैंने माना कि जो ये अनंत रेखीय तार है या फिर अनंत रेखीय आवेश है उसका अनंत माना रेखीय आवेश उसका क्या है, रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा। मैंने माना कि भाई ये पता नहीं कितना लंबा, अपने को नहीं पता, अनंत है। ठीक है, उसका अपने को नहीं पता, लेकिन अपने को एक चीज़ पता है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा, यानी कि लैम्बडा मतलब एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। समझ गए कि इसकी जो ये तार है इसकी एकांक लंबाई में कितना आवेश उपस्थित है वो अपने को पता है। वो कितना है, एकांक लंबाई में जो उपस्थित आवेश है वो कितना है, लैम्बडा। कितना है, लैम्बडा। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा। मतलब इस तार की एकांक लंबाई में जो उपस्थित आवेश है वो कितना आ रहा है, लैम्बडा आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब अपने को क्या करना है, अपने को करना है कि भाई ये तार है, इस तार से लंबवत, ये दूरी लंबवत, ठीक है, लंबवत P दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जहां पर O और P के बीच की दूरी कितनी है, R है। ये जरूरी नहीं कि O इस तार का कुछ मध्य बिंदु है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है क्योंकि ये लंबाई इसकी अनंत है, पता नहीं कहाँ मध्य बिंदु अपने को नहीं पता। ठीक है, बस ये दूरी लंबवत होनी चाहिए। लंबवत R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। लंबवत R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। तो उस P बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वो अपन क्या करते हैं, गाउस के नियम से निकाल सकते हैं, लेकिन उसका डेरिवेशन अपने करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके डेरिवेशन में इतना कुछ समझने वाली भी बात नहीं है। तो मतलब ये समझ लो कि उसके पीछे भाग के अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने को फाइनल रिजल्ट से मतलब है। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2K लैम्बडा अपॉन R। देखिए 2K लैम्बडा अपॉन R क्या आ जाएगा, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आ जाएगा मान। दिशा क्या होगी सर, तो अगर ये धन आवेश है तो P पर दिशा इस साइड दूर की तरफ, अगर ये नेगेटिव होता तो दिशा किस साइड होती, अंदर की तरफ। वो तो आपको पता है। पहले ये गोला ले लो, गोले के कारण भी अगर वो गोला में पॉजिटिव आवेश है तो मान तो वही रहेगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन दिशा पॉजिटिव के कारण दूर की तरफ, मतलब इस साइड, नेगेटिव के कारण इस साइड। समझ गए। और R दूरी पर कितना आएगा, E इक्वल 2K लैम्बडा अपॉन R। कितना आएगा, 2K लैम्बडा अपॉन R। अब देखो ये ग्राफ जैसे E और लैम्बडा के बीच में ग्राफ बनाए तो नॉर्मली तो लैम्बडा का मान आपको दिया होगा और वो फिक्स होगा, कांस्टेंट। अगर अपन ने ये माना कि भाई चलो लैम्बडा का मान भी चेंज हो रहा है, ठीक है, कि किसी एक तार के लिए कभी लैम्बडा का मान ये हो सकता है, दूसरे तार के लिए लैम्बडा का मान ये हो सकता है। और मैंने ये माना भाई, फॉर एग्जांपल मैंने ये माना कि भाई दूरी सेम रह रही है, दूरी मैं मान लेता हूँ कि नियत है। अगर दूरी को मैं नियत मान लूँ कि भाई इतनी दूरी पे है, लेकिन मैं तार को बदल रहा हूँ, यानी कि तार का लैम्बडा बदल रहा हूँ, जो रेखीय आवेश घनत्व है वो लैम्बडा को बदल रहा हूँ, तो विद्युत क्षेत्र किस प्रकार निर्भर करेगा, उसका ग्राफ कैसे होगा। तो आपको पता है, अगर ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट पहले से है ही, ये भी है ही, तो E समानुपाती क्या हो जाएगा, लैम्बडा। यानी कि जैसे जैसे लैम्बडा का मान बढ़ेगा E का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया इस केस में। दूसरे केस में ये वाला ग्राफ किसके बीच में, E और R के बीच में। मतलब कि भाई अगर मैं मान लूँ कि भाई लैम्बडा भी क्या है, कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, तो सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, R पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E और R के बीच में ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। क्योंकि कारण ये कि भाई यहाँ पे R बढ़ेगा, R बढ़ रहा है तो E क्या होगा, घटेगा।
दिख रहा है भाई, आर यहाँ पे 0 है, अगर आप 0 रखो तो ई कितना है इनफाइनाइट, एक्चुअली में इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है तो इसलिए यहाँ पे टच नहीं करेगा बाकी ये टॉप पे, और अगर आर बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट होगा तो ई कितना हो जाएगा 0, तो ये भी 0 टच नहीं करेगा, लगभग 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो ग्राफ ऐसे या ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ई का मान घटेगा। देखो आर का मान बढ़ रहा है, ई का मान घट रहा है, ऐसे समझ गए। तो आपको याद रखना है अनंत रेखीय आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2k लैम्बडा अपॉन आर, 2k लैम्बडा अपॉन आर, ये बस इतना सा आपकी खोपड़ी में बिठा के रख लेना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया, और मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे, उनके आंसर आपको बताने तो वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ईमानदारी से सॉल्व किए होंगे। अब अपने आप आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। तो ये देख लो बोर्ड पर, ये है क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर। मैंने क्या बोला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। अब देखो मैंने 0 0 0 ये आंसर दिए, इसका मात्रा कुछ भी हो सकता है, आप वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हो या फिर न्यूटन प्रति कूलम भी लिख सकते हो, ठीक है। इनके मात्रक सभी के दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, बाकी ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देख लो आपने कितने सही किए कितने नहीं किए, बाकी कमेंट में मेरे को जरूर बताना, ठीक है। कुछ डाउट भी हो तो मेरे से पूछ लेना। वैसे इनमें कुछ इतना था नहीं, अगर सवाल को अच्छे से पढ़ लेते, सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट है, उसके अलावा सारे फॉर्मूले बेसिस पे चीज़ें, सिर्फ सवाल को पढ़ के क्या फार्मूला अप्लाई होगा वो आपको समझना था। बाकी अगर कैलकुलेशन ही नहीं हो रही है तो बात और है, कैलकुलेशन मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ना कि कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन आपको ही करनी है क्योंकि आप लैबोरेशन का एग्जाम देने जा रहे हो, कोई 6-7 के बच्चे आप हो नहीं। सो चलिए अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल और किसके, इस रेखीय आवेश घनत्व वाले के, अनंत लंबाई तार। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलम पर मीटर वाले अनंत लंबाई वाले आवेशित तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। अब देखो एक बात ध्यान रखना, आप लोगों के मन में कि ये डाउट नहीं आ रहा सर कि आपने जो रेखीय आवेश घनत्व पढ़ाया है इसमें जो अनंत के अलावा भी वो लिमिटेड भी हो सकता है, अगर लिमिटेड लंबाई का हो तो उसका क्या करेंगे, तो उसके भी बहुत कुछ है फॉर्मूले वगैरह, ठीक है। लेकिन अपने सिलेबस में वो नहीं है क्योंकि आपको 12th लेवल के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है इसमें जो आपके अनंत दिया हुआ है उसमें घुमा के पूछ ले सवाल, ठीक है, उसी में कुछ कॉन्सेप्ट शामिल करके और पूछ ले, लेकिन लिमिटेड वाला आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि आपको 12th लेवल का पूछ रहे हैं, तो जो आपके 12th तक है वही होगा। बाकी तो रेखीय आवेश में आप लिमिटेड भी ले सकते हो, फिर उसको मोड़ के अर्धवत बना के वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। मैं पढ़ाने को सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, मुझे आता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए वही ज़रूरी है जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो अपने यहाँ पर सिर्फ अनंत लंबाई वाले रेखीय आवेश को ही पढ़ा है, 2k लैम्बडा अपॉन आर, ठीक है। एक और होता है अर्ध अनंत, क्या होता है, एक तो होता है अनंत, एक होता है अर्ध अनंत, आधा अनंत, ठीक है। तो उसके लिए होता है k लैम्बडा अपॉन आर, फिर कुछ लिमिटेड लंबाई के लिए थीटा में फार्मूला आते हैं, ठीक है। तो वो अपने को पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। अगर याद रखना चाहो तो सिर्फ ये रख सकते हो कि भाई पूरे अनंत के लिए 2k लैम्बडा अपॉन आर, अगर अर्ध अनंत तो k लैम्बडा अपॉन आर, ठीक है। बाकी आपको मोस्टली अनंत लंबाई यानी कि 2k लैम्बडा अपॉन आर ही फोकस करना है। अगर अर्ध अनंत बोले कोई फिर भी याद रखने के लिए नॉर्मली तो k लैम्बडा अपॉन आर। अब देखो तो अपने पास फार्मूला कितना है, फार्मूला क्या है, E इक्वल टू 2k लैम्बडा अपॉन आर, 2k लैम्बडा अपॉन आर। अब देखो यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व कितना दिया हुआ है, लैम्बडा यानी कि 2, कितना दिया हुआ है ये 2 माइक्रोकूलम पर मीटर, 2 माइक्रोकूलम पर मीटर, यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर तो अपने को चाहिए किस में, ये दिया हुआ किस में है, माइक्रोकूलम पर मीटर में, लेकिन अपने को चाहिए किस में होता है, कूलम पर मीटर में। तो 2 × 10⁻⁻6 कूलम प्रति मीटर, ये आ गया लैम्बडा। अब आवश्यक तार से दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो आर कितना है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे यानी कि 0.2, 100 से भाग दोगे ये आ जाएगा मीटर में, 0.2 मीटर। अब क्या k, क्योंकि अपने कोई माध्यम नहीं दिया हुआ तो k इक्वल टू k0 किसके लिए, निर्वात के लिए, और कितना हो जाएगा 9 × 10⁹, कितना हो जाएगा 9 × 10⁹, ठीक है।
अब इसका मात्रक क्या होगा तो आपको पता है, अगर एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है फैराड प्रति मीटर, तो इसका उल्टा मीटर प्रति फैराड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन सभी की वैल्यू पुट कर दो, बस बात खत्म। 2k कितना है 9 × 10 की घात 9, लैम्बडा 2 × 10 की घात -6, r कितना है 0.2। सॉल्व करो, देखोगे आप ध्यान से तो ये क्या हो रहा है, गुणा करो। चलो ये कितना हो रहा है, अगर मैं इसको 1/10 करके, ये ऊपर कितना हो जाएगा, घात 10 की घात 10 बन जाएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप चलो कंफ्यूज नहीं हो जाओ, 10 की घात 9 0.2। ठीक है, आप जैसे कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको लिख दिया 9 × 4 36। ठीक है, 9 × 4 36, और ये कितना हो गया 10 की घात 3। भाई 9 में से 6 गया 3, इसको क्या लिखोगे 2/10 ऐसे लिख सकते हो। 10 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 10 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, अब 36 को 2 से काटा 18 और 10 की घात 4, कितना जाएगा 18 और 10 की घात 4। समझ गए, ये आ जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलम। किस में आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम में। 18 × 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं करी अपन ने, देख लो। 9 × 10 की घात 9, ठीक है, ओके ओके करेक्ट। तो 18 × 10 की घात 4, ये आप इसको लिख सकते हो। अब चलिए पढ़ते हैं समरूप आवेशित प्लेट, उसके कारण। अब देखिए, क्या ये अपरिमित यानी कि अनंत विस्तार की, अपरिमित मतलब जो लिमिटेड नहीं है, अनंत विस्तार की, जिसका विस्तार अनंत है, समरूप आवेशित है, मतलब आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है और अचालक है। कौन सी है, अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक पट्टिका मतलब ये समझ लो कि ये है, ठीक है, ये कोई पट्टिका है, ये मतलब समरूप रूप से आवेश वितरण, और ये अनंत लंबाई की, बहुत लंबी चौड़ी ऐसे, मतलब ठीक है, ये तो छोटा सा पार्ट है मेरे पास, बहुत लंबी चौड़ी ऐसे, बहुत फैली हुई। ठीक है, तो अब क्या है, तो इसके कारण क्या करना है आपको, लंबवत दूरी पर, ठीक है, इस पट्टिका से, माना पट्टिका पर कुल आवेश क्यू है E = ठीक है, आपने क्या करना है, लंबवत दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, इस पट्टिका से लंबवत दूरी पर विद्युत क्षेत्र, आप लिख सकते हो पट्टिका से लंबवत दूरी पर विद्युत क्षेत्र। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पट्टिका जो बनाई है ना, ठीक है, अब ये मान लो कि ये पट्टिका ऐसे है, ठीक है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है। अब ये z अक्ष में ऐसे तो बना नहीं सकता, तो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। बाकी ये समझ लीजिए z अक्ष, ये अपने को x अक्ष है, तो इस साइड अपने को इसके लंबवत, इस पट्टिका के लंबवत अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो मैंने माना कि भाई P बिंदु वो कितनी दूरी पर है, r दूरी पर, तो उस पर तीव्रता का फॉर्मूला क्या आएगा, E = σ/2ε। अगर निर्वात है तो 2ε0, ठीक है, निर्वात है तो मैंने बताया ना, इसमें तो कोई बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, अगर निर्वात है तो एप्सिलॉन की जगह ε0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा, आप इस पट्टिका से लंबवत, बस लंबवत होना चाहिए, वो कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र निकालो, क्या आएगा फॉर्मूला E/2ε। अगर सदिश रूप में लिखोगे तो E = σ/2ε। सिग्मा क्या है, अब देखो सिग्मा यहाँ पर क्या है, माना पट्टिका पर कुल आवेश कितना है, Q है, कुल आवेश कितना Q है, तो इस पट्टिका का कुछ क्षेत्रफल होगा ए, भाई ये अनंत है लेकिन कुछ भी होगा तो खरी क्षेत्रफल, तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है, तो अतः पृष्ठीय आवेश तो कितना हो जाता है, σ = Q/A, σ = Q/A। ठीक है, जहाँ पर सिग्मा क्या है, σ = Q/A है, समझ रहे हो बात। तो सिग्मा का मतलब होता है कि भाई पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, लैम्बडा होता है रेखीय आवेश घनत्व यानी कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, और रो होता है आयतनीय आवेश घनत्व यानी कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश। तो सिग्मा कितना हो जाएगा, Q/A। अगर सदिश रूप में लिखोगे इसको तो ई वेक्टर
सिग्मा 2 एप्सिलॉन और एन कैप। एन कैप क्या है? पट्टिका के लंबवत एकांश सदिश, यानी कि इसके लंबवत एकांश सदिश। ये क्या बता रहा है? दिशा बताएगा विद्युत क्षेत्र की। अगर ये भी पॉजिटिव है, फॉर एग्जाम्पल अगर पट्टिका है, कोई पट्टिका, ये पॉजिटिव पट्टिका है, अभी पट्टिका को मैं ऐसे तो रख नहीं सकता, बॉडी बता नहीं सकता। आप इसको मान लो कि ये पॉजिटिव है लेकिन ऐसे रखी हुई है, तो इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता इस साइड होगी, दूर की तरफ। मान कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अगर मैं इस साइड देखूं तो कितना होगा? वही तीव्रता की दिशा क्या होगी? इस साइड होगी, लेकिन मान कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अगर ये का ये पॉजिटिव नहीं हो गए, ये नेगेटिव हो जाता। मान लो ये क्या नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं हो गए, नेगेटिव है, तो मान होगा वो रहेगा, सिर्फ दिशा इस साइड आ जाएगी नेगेटिव कारण। और यहाँ अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ पर दिशा इस साइड है। नेगेटिव के कारण हमेशा खुद की तरफ, आवेश की तरफ, और पॉजिटिव के कारण आवेश से दूर की तरफ। समझ गए? फॉर्मूला क्या रहेगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, जहाँ पर सिग्मा क्या है? कुल आवेश Q अपॉन A। और ये अचालक पट्टिका, इसलिए इसको जहाँ आवेश दिया वहीं रह जाता है। ठीक है। अब चालक के केस में कुछ और होगा, और चालक के केस में मैं कुछ चीज़ समझाने वाला हूँ ना, उसको ध्यान से समझना, क्योंकि उस चीज़ पे कोई फोकस नहीं करता, ना ही कोई बताता है इतना डिटेल में, कहीं नहीं मिलेगा समझने को। आपको बहुत बार डाउट आएगा, उसका सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा, सही बता रहा हूँ। इसलिए उसको मैं अच्छे से बताने वाला हूँ, तो उसको अच्छे से समझना भी। ठीक है। और वो वैसे भी लास्ट टॉपिक है इस आज के लेक्चर का भी और इस पूरे चैप्टर का। ठीक है। हाँ, इससे पहले कोई एक आध न्यूमेरिकल चलो हुआ तो अपन कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो, अब पढ़ लेते थोड़ा सा ग्राफ। देखो, आपको पता है E बराबर क्या आता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है। तो यहाँ पर E और R के मध्य ग्राफ निकालना है। R क्या है? उससे दूरी। तो यहाँ पर देखो R तो कहीं है ही नहीं इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में कहीं R तो है ही नहीं, तो इसका मतलब R पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। R का मान कुछ भी हो, अगर R का मान 0 है तब भी माना E के कुछ वैल्यू आएगी, और R का मान कुछ भी है तो हमेशा E तो क्या सेम आ रहा है, यहाँ पर भी देखो, तो R का मान कुछ भी होगा, E क्या होगा? सेम होगा। R पे डिपेंड नहीं करता, E R पर निर्भर नहीं करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है। समझ गए? तो समरूप आवेश पट्टिका के कारण कहीं पर भी, कितनी भी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है। अब देखो, यानी कि सभी जगह तीव्रता समान होगी, तीव्रता समान। क्यों? क्योंकि ये R पर निर्भर नहीं करता। इस पट्टिका से ये अगर पट्टिका है तो इससे कहीं पर भी तीव्रता क्या होगी? समान होगी। अब E और सिग्मा के बीच में ग्राफ, तो आपको पता है ये सिग्मा पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, E समानुपाती सिग्मा। तो सिग्मा बढ़ेगा तो E क्या होगा? बढ़ेगा। तो E और सिग्मा के बीच में ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है। E और सिग्मा के बीच में ग्राफ ऐसे आएगा। समझ गए? और मैंने जो पट्टिका के बारे में तो आपको बता ही दिया। अगर ये पट्टिका, दो पट्टिका, ठीक है, एक पे क्या आवेश है? एक पॉजिटिव है, बस ये ध्यान रखना, ये पट्टिका रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है। ठीक है। ऐसे, ना कि ऐसे रखी हुई नहीं है, ऐसे रखी हुई है। मैं ऐसे इसको बोर्ड पे रख नहीं सकता। ठीक है। ना ही मैं बता सकता हूँ, तो ये समझ। तो अब इसके कारण, सॉरी, यहाँ पे एक जगह आवेश मेरे को नेगेटिव लेना है। ठीक है। एक जगह आवेश, हाँ, एक पे आवेश ये पॉजिटिव आवेश है, एक पे नेगेटिव है। ठीक है। तो ये पॉजिटिव आवेश है, तो इसके कारण इस साइड कोई बिंदु है, इस साइड कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो क्या होगी? इस साइड, और मान क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इस साइड दिशा क्या होगी? इस तरफ, मान क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव के कारण भी इस साइड कहीं पर भी मान क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और इस साइड भी मान क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। लेकिन इसके कारण इस साइड कोई बिंदु हो तो दिशा क्या होगी? इस तरफ होगी, और इस साइड कोई बिंदु हो तो दिशा इस साइड, यानी कि प्लेट की तरफ। तो ध्यान रखना, नेगेटिव में क्या होता है? आवेश की तरफ, और पॉजिटिव में आवेश से दूर की तरफ दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की। बस इतना माइंड में रखना। ठीक है। चलिए करते हैं मस्त न्यूमेरिकल। अब देखो न्यूमेरिकल बोर्ड पे, ठीक है, अनंत विस्तार की अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, ये क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रोकूलम आवेश है। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अब ये सवाल दिया हुआ है ना, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं जो सवाल करवा रहा हूँ ना, उन सभी सवाल में एक एक कॉन्सेप्ट छिपा होता है। ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ उनको अच्छे से पढ़ लो,
कई बाद में ऐसा नहीं होने लग जाए कि सर कि हमारी साइंस यूट्यूब चैनल पर किसी ने फिजिक्स पढ़ाई थी लेकिन ध्यान नहीं दिया अपन ने, क्योंकि ऑब्वियसली ध्यान दोगे नहीं, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर या टीचर तो हूँ नहीं, ठीक है। लेकिन ये समझ लो कि मतलब मैं यूट्यूब पे लेट आया हूँ, बस रीज़न ये है, ठीक है। बाकी कुछ मतलब चीज़ें ना तो कोई नॉलेज की कमी है ना कुछ चीज़ की कमी है, ठीक है। यूट्यूब पे मैं लेट आया हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से जॉब थी, तो मुझे यूट्यूब पे कुछ जाने का काम नहीं था, ठीक है। बाकी जिनके पास जॉब नहीं थी वो लोग यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, समझ रहे हो। हाँ, मैक्सिमम जो पढ़ाते हैं ना उन्होंने अधिकतम में कभी कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट नहीं किया है, ठीक है, आप पता कर लीजिए। तो चलिए अब छोड़ो उन बातों को, अभी तो मैटर लंबा हो जाएगा फिर। अनंत विस्तार की अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रोकूलम आवेश है। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। वायु में क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। अब देखिए आपको दिया हुआ है ए, दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको देखो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलोगे तो क्या करोगे? जब आप क्या करते हो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हो? 100 से भाग देते हो, ठीक है, 100 से भाग देते हो। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कैसे बदलोगे? मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? 1/10,000 से भाग देना पड़ेगा। मतलब ये कैसे करना है? मतलब 100 के स्क्वायर से भाग करना है। जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर करना है ना, तब सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में बदलना है? मीटर स्क्वायर में। तो सिंपल सी बात है भाई, 1 सेंटीमीटर की जगह आपको क्या लाना है? मीटर में लाना है ना। चलो बाहर ले लो, स्क्वायर को बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। सेंटीमीटर को किस में बदला? मीटर में। तो क्या लिखोगे? 1/100 ये लिखोगे, ठीक है। तो कितना आएगा? चीज़ क्या आएगी? वही 1/100 यानी कि 1/10 की घात 4, मतलब 1 × 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। समझ गए? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलने के लिए 10,000 से भाग। किससे? 10,000 से भाग, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा ये। फिर क्या दिया हुआ है? क्यू। क्यू कितना दिया हुआ है? क्यू दिया हुआ है 17.70 माइक्रोकूलम। 17.70 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब 17.70 माइक्रोकूलम यानी कि 17.70 माइक्रो को लिखोगे 10 की घात -6, ठीक है। और ये आ जाएगा कूलम। ये आ गया अपने पास। अपने फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है क्या होता है? E = सिग्मा टू एप्सिलॉन, ये होता है। सिग्मा तो अपन निकाल देंगे, Q/A। सिग्मा की जगह पे क्या आ गया? Q/A और 2 फिर एप्सिलॉन। अब देखो मैंने क्या दिया है? निकट वायु में, निर्वात तो नहीं बोला है मैंने, क्या बोला है? वायु में। तो देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में चैप्टर के कि निर्वात के लिए तो आप 1 मानते हो, जैसे कि एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन को जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? ε0 × εr, ये लिखोगे, ठीक है। तो निर्वात के लिए क्या होता है? εr = 1 होता है। क्या होता है? εr = 1। लेकिन वायु के लिए क्या होता है? 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन अपन जब अपने को सवाल में वायु दे दे तो अपने को कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए उसको अप्रोक्सीमेट 1 मान लेते हैं। तो वायु के लिए क्या हो जाएगा? εr एग्जैक्ट 1 नहीं होगे, अप्रोक्सीमेट 1, लगभग 1। वैसे होता तो है 1.0001 समथिंग कुछ ऐसा होता है, लेकिन आप इसको वायु के लिए εr = अप्रोक्सीमेट 1 मान सकते हो। और इस सवाल को मतलब वायु और निर्वात सेम मान के इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन अगर कोई पूछे कि वैल्यू मतलब किसमें ज़्यादा कम, तो हमेशा ध्यान रखना इसके लिए वायु में εr थोड़ा ज़्यादा होगा और निर्वात में बिल्कुल 1 होगा, एग्जैक्ट 1 होगा, जबकि वायु में 1 से थोड़ा ज़्यादा। लेकिन सवाल सॉल्व करने के लिए अपन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस बात कुछ अब रह नहीं गई है। क्यू का मान रख दो। क्यू कितना है? 17.70 × 10 की घात -6। नीचे कितना आ रहा है? ए कितना आ रहा है? 10 की घात -4 × 2, ठीक है। और εr कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो εr का मान कितना हो जाएगा? 8.854 × 10 की घात -12। 8.85 × 10 की घात -12। इसको सॉल्व करो।
इसको देखो यहाँ से आप देख रहे होंगे तो 8.85 का दुगुना कितना हो रहा है, ये हो रहा है, 2 आएगा, ठीक है। और 2 से 2 ये कैंसिल, 2 से 2 ये कैंसिल, ठीक है। अब देखो नीचे कितना, 10 की घात -16 घात में, ऊपर जाएगा तो 10 की घात +16 हो जाएगा, तो -6 और +16 कितना आएगा, 10 की घात 10। तो लास्ट में आंसर क्या आएगा, 10 की घात 10। समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अनंत विस्तार की 2 समान मात्रा में आवेशित अचालक पट्टिका एक दूसरे के सामने स्थित है। ये क्या कह रहा है कि भाई अनंत विस्तार की 2 समान मात्रा में आवेशित, दोनों पर आवेश समान है, तो यानी कि मतलब दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, सिग्मा दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अचालक पट्टिका एक दूसरे के सामने स्थित है, एक दूसरे के सामने स्थित है, ठीक है। एक आवेश को कहाँ रखा जाए, एक आवेश को कहाँ रखा जाए कि उस पर कुल बल 0 हो, एक आवेश को कहाँ रखा जाए कि उस पर कुल बल 0 हो, ठीक है। तो स्थिति 1 और स्थिति 2, यानी कि चीज़ें 2 हो सकती है कि एक, इसने कुछ भी नहीं बोला कि भाई दोनों जो प्लेट है उस पर धन आवेश है या ऋण आवेश है। इसने अगर पहले से बोला होता तब तो अपने पास स्थिति एक ही होती, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्थिति अलग अलग हो सकती है, ठीक है। बस सिर्फ इसने इतना कहा है कि भाई अनंत विस्तार की 2 समान मात्रा में आवेशित, समान मात्रा बोला है, समान प्रकृति का आवेश नहीं बोला इसने, समान मात्रा, ठीक है। ऐसे नहीं बोला कि भाई समान प्रकृति मतलब दोनों पे पॉजिटिव है दोनों पे नेगेटिव, सब समझ रहे हो। में आवेशित अचालक पट्टिका एक दूसरे के सामने स्थित है, एक आवेश को कहाँ रखा जाएगा उस पर कुल बल 0, तो स्थिति 1 और 2 हो सकती है, वैसे 3 भी बन सकती है, लेकिन उस एक स्थिति में अपन 2 को शामिल कर लेंगे। कैसे, चलो देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने माना कि ये पट्टिका है, इस पर क्या आवेश है, प्लस आवेश है, प्लस, ठीक है। ये पट्टिका जो आमने सामने रखी है इसमें एक पट्टिका, इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस। अब ये क्या करेगा भाई, एक आवेश को कहाँ रखा जाएगा उस पर कुल बल 0 हो, तो अपने को पता है F बराबर क्या होता है, QE। अब बल 0 होना है, इसका मतलब E का मान 0 होना चाहिए, तो अपने को निकालना क्या है कि भाई इन पट्टिकाओं के आसपास ऐसी जगह कहाँ पर है जहाँ पर बल 0 हो। तो चलिए बात करते हैं। पहले मैं मान लेता हूँ कि चलो अपन पट्टिका के अंदर बात करते हैं। कहाँ पे, अंदर। तो अंदर मैंने माना कोई बिंदु ये मान लिया, तो इसके कारण कितना आएगा, इसके कारण कितना आएगा, लेकिन दिशा क्या होगी भाई, इस पट्टिका के कारण दिशा इस साइड होगी और दिशा क्या होगी इस साइड, और मान σ/2ε। इस पट्टिका के कारण दिशा इस साइड, मान σ/2ε। जब दोनों का सदिश योग करोगे तो कितना आएगा, E = 0। कितना आ जाएगा, E = 0। अब यहाँ पे देखो, बाहर देखो, ठीक है। अब यहाँ पे बाहर देखो, यहाँ पे बाहर देखोगे तो इस पट्टिका के कारण इस साइड कितना आ जाएगा, σ/2ε, और इस पट्टिका के कारण भी बाहर इस साइड, तो σ/2ε। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, जुड़ हो रहा है, आपस में जुड़ रहा है, और जुड़ के कितना बनेगा, σ/ε, ठीक है। इस साइड देखो, इस साइड देखोगे तो इस पट्टिका के कारण इस साइड σ/2ε, इस पट्टिका का कारण भी इस साइड σ/2ε, दोनों क्या हो रहे हैं, सेम दिशा, तो आपस में जुड़ जाएंगे, σ/ε। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इन पट्टिकाओं के बाहर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, इस साइड और इस साइड 0 नहीं है, लेकिन अंदर 0 है। तो अंदर 0 है मतलब अंदर बल क्या होगा, 0 होगा। आपने को निकालना क्या कि कहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, वहीं पर बल भी 0 होगा। तो E = 0, यानी कि इसके अंदर सभी जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। अब अगर इसकी जगह ये पॉजिटिव नहीं होगे, ये नेगेटिव होता, ये मान लो कि ये पॉजिटिव नहीं हो गया, ये नेगेटिव आवेश होता है। कैसे, तो कैसे होता है, तो भी कंडीशन वही होती है, सिर्फ दिशा बदल जाती है। मैंने कहा था मैं एक ही स्थिति में 2 स्थिति अपन मान सकते हैं, वैसे मानने को 3 मान सकते थे, लेकिन अपन एक में ही 2 मान सकते हैं कि भाई समान आवेश और विपरीत आवेश। अब देखो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो चलो पहले बाहर देखते हैं। तो बाहर क्या होता है, इस बिंदु पर दिशा इस साइड हो जाती है, बाकी मान तो क्या होता है, σ/2ε।
इस पट्टिका का कारण यहाँ पर दिशा इस साइड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है, और टोटल करते तो कितना था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सेम का सेम यहाँ पर भी सिर्फ दिशा इस साइड आ जाएगी, बाकी मान कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, दोनों को जोड़ोगे तो। अब देखो अंदर मैंने कोई पॉइंट लिया, पहले इसके कारण इस साइड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन और इसके कारण इस साइड मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब ये दोनों की दिशा का विपरीत है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, E = 0। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों पट्टिकाओं पर समान आवेश है तो पट्टिकाओं के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। यदि दोनों पट्टिकाओं पर समान आवेश है तो पट्टिकाओं के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। और ये सवाल, इस टाइप का सवाल आ चुका है 2016 में पेपर में, ये सवाल आ चुका है और इस सवाल में घुमाया जा चुका है और मुश्किल से कुछ ही बच्चों ने इस सवाल को सही किया होगा, क्योंकि रीज़न ये है कि इतना डीप में कोई समझाता नहीं है, ठीक है, और सिंपली फार्मूला बता के छोड़ देते हैं। और सवाल यही पूछा गया जो मैं बता रहा हूँ ना, इसी टाइप का सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो ये तो हो गया जब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर समान प्रकृति के आवेश है दोनों पे तो पट्टिकाओं के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी और बाहर क्या होगी, कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि बाहर हमेशा जुड़ रहा है तो कभी भी 0 नहीं होगा। स्थिति सेकंड, अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, दोनों ही केस में सेम होगा। अगर यहाँ नेगेटिव मान लो यहाँ पॉजिटिव मान लो तो भी बात वही आएगी, या फिर यहाँ पॉजिटिव मान लो यहाँ नेगेटिव मान लो तो भी बात वही आएगी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मानते, तो अंदर अगर कोई बिंदु लिया तो इस पट्टिका का कारण क्या होगा, इस साइड कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और इस पट्टिका का कारण नेगेटिव है तो इस साइड खींचेगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ अंदर क्या हो जाएगा, कुल मिला के टोटल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी बिंदु पर इसके कारण इस साइड, इसके कारण भी इस साइड, तो दोनों का कारण जुड़ रहा है। यहाँ कोई बिंदु लो तो इसके कारण तो क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, मान तो समान आ रहा है, ठीक है, बाकी दिशा बदल जाएगी, और इसके कारण इस साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो E = 0। इस साइड देखो ये बिंदु, इसके कारण दूर की तरफ नेगेटिव के कारण इस साइड, तो यहाँ पर भी देखो कैंसिल हो रहा है, E = 0। तो इसका मतलब ये होगा कि यदि विपरीत प्रकृति के आवेश है दोनों पट्टिकाओं के ऊपर तो अंदर तो क्या होगा, अशून्य, नॉन जीरो, कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन बाहर क्या होगा, दोनों को साइड 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो मैंने बताया उसको अच्छे से और एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखना, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अब लास्ट है अपना समरूप यानी कि चालक पट्टिका। अभी अपने पढ़ा था, ये जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं किसके लिए, अचालक पट्टिका, ध्यान रखना, ठीक है, अचालक। अब पढ़ेंगे चालक पट्टिका के लिए। अब पढ़ते हैं अपन अनंत विस्तार की, क्या है, एक तो विस्तार क्या उसका अनंत है, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित, अनंत विस्तार है समरूप रूप से आवेशित यानी आवेश एक समान रूप से चालक पट्टिका। अभी तक अपन ने पढ़ा था अचालक पट्टिका, अब अपन पढ़ेंगे चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब चालक पट्टिका होगी तो एक केस स्पेशल हो जाएगा, वो क्या होगा कि चालक होने के कारण दोनों पृष्ठों पर आवेश बाहर की ओर वितरित हो जाएगा। कारण ये है कि मतलब जब ये माना ये पट्टिका है, ठीक है, ये कोई पट्टिका है, ठीक है, अब ये चालक है, जैसे ही मैंने इसको आवेश दिया तो आवेश क्या होगा, इस साइड भी बाहर की तरफ आ जाएगा और इस साइड भी बाहर की तरफ। कारण क्योंकि ये न्यूनतम प्रतिकर्षण की स्थिति में जाना चाहते हैं, सारे आवेश न्यूनतम प्रतिकर्षण की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं। ये न्यूनतम प्रतिकर्षण वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको गोले में बताया था, इससे पीछे वाला लेक्चर नहीं, उससे पीछे वाला लेक्चर, ठीक है, 2 लेक्चर पीछे आप देख लेना। उसमें मैंने बताया था कि न्यूनतम प्रतिकर्षण क्या होता है, मतलब ज़्यादा पास होंगे तो उसमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, वो चाहते हैं दूर फैल जाए, इसलिए वो सतह के किनारे पे चले जाएंगे, आधे इस साइड आधे इस साइड, समझ गए। ये बात ध्यान रखना, यही फर्क है सिर्फ चालक और अचालक में। तो होगा क्या कि भाई जैसे ही आपने ये पट्टिका है, ठीक है, ये पट्टिका ऐसे रखी हुई है, ऐसे समझिए, ये ऐसे रखी हुई नहीं है, ध्यान रखना, ये पट्टिका ऐसे रखी हुई है। तो ये क्या होगा, जैसे ही इसको आप आवेश दोगे तो क्या होगा, आधा आवेश तो पट्टिका की इस साइड आ जाएगा और आधा आवेश इस साइड, मतलब फैल जाएगा, वो न्यूनतम प्रतिकर्षण की स्थिति प्राप्त करने के लिए फैल जाएगा। तो क्या होगा, वितरित यानी कि चालक होने के कारण दोनों पृष्ठों पर आवेश बाहर की ओर वितरित हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, माना बाहरी सतह पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना, सिग्मा, यानी ये बोल रहा है कि भाई बाहरी सतह पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, यानी कि ये बोल रहा है यहाँ का एक पृष्ठ का, एक पृष्ठ का क्या बोल रहा है, इस साइड का भी बोल रहा है, क्या मान रहा है, सिग्मा, और इस साइड का भी सिग्मा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये अपने आप में क्या करेगा, दो
यानी कि दो अचालक प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। कारण कि भी यहाँ पे दो प्लेट बन गई है, क्योंकि चार्ज आपस में क्या हो गया, बढ़ गया, और हर एक प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। तो इसी कारण अगर आप इसको दो अचालक पट्टिका मान के अगर सॉल्व करोगे, अगर सॉल्व भी करोगे तो इस साइड क्या आएगा, इसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कुल मिला के कितना जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इसीलिए इस चालक पट्टिका में यदि बाहरी सतह पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, तो इस पट्टिका से लंबवत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E = सिग्मा एप्सिलॉन अपॉन एन कैप। जहाँ पर क्या है, मान क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और दिशा पट्टिका के लंबवत, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, पट्टिका के लंबवत, ठीक है। और ये क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये भी सिग्मा है, तो ये खुद अपने आप में क्या होगी, ये एक दो पट्टिका बन गई। ये जो चालक पट्टिका है वो अपने आप में दो अचालक पट्टिका की तरह व्यवहार कर रही है, ठीक है। तो कुल अगर मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है तो इसके कारण कितना आएगा, अचालक पट्टिका के हिसाब से 2 एप्सिलॉन, और इसके कारण भी इस साइड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों को जोड़ोगे तो कुल मिलाकर टोटल इसके कारण कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये सिग्मा क्या है, यहाँ वाला आवेश अपॉन, समझ रहे हो, यहाँ वाला आवेश अपॉन इसका क्षेत्रफल, और यहाँ का सिग्मा यहाँ वाला आवेश अपॉन इसका क्षेत्रफल। अब इसका कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक सवाल भी करवा देता हूँ, समझ गए। क्योंकि जैसे आप इसको आवेश दोगे ना, आवेश दोगे तो ये आवेश क्यू दिया ना, तो Q/2 इस साइड आ जाएगा, Q/2 इस साइड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर दोनों को समान आवेश दे, जैसे कि चालक पट्टिका अचालक पट्टिका, उस केस में क्या होगा, तो उस कंडीशन को भी अपन समझते हैं ताकि उससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस पहले तो इतनी बात समझ लो, अरे यार ये कहाँ से चालू हो गया, ठीक है। ये सिग्मा है, क्या है, बाहरी सतह पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो क्या आएगा फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बस चालक के केस में क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जबकि अचालक के केस में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि जैसे इसको आवेश देते हैं बाहरी सतह पे फैल जाता है, थोड़ा इस साइड, आधा इस साइड, आधा इस साइड। क्यों, क्योंकि वो न्यूनतम प्रतिकर्षण की स्थिति प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। अब देखो, अब एक न्यूमेरिकल बताता हूँ, उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल देख लो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। ऐसे मत करना जैसे समझ में नहीं आ रहा है, इसको बार बार देखना, मैं जो बोलूँगा ना वर्ड्स उनको बार बार रिपीट करके सुनना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब बस आप क्या करते हो, एक बार देख लिया सर समझ में नहीं आ रहा, बस एक बार दिमाग में थॉट बना लेते हो, सर नहीं आ रहा समझे, बस नहीं आ रहा, अरे उसको पीछे पढ़ो, उसको बार बार जो सर बोल रहे हो उसको सुनो, शब्द को जो वर्ड बोले जो लिख रहे हैं उसको देखो ध्यान से, उस पर दिमाग लगाओ अपना, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ से नहीं आ सकती, कुछ चीज़ें आपके अंदर से भी आनी चाहिए, समझ में, तब जाके ये चीज़ें समझ में आती है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें आपके अंदर से भी निकलनी चाहिए, और फिर जो मैं बताता हूँ फिर वो मैच करके फिर बनते हैं कॉन्सेप्ट, फिर अरे यार हाँ कि अब देखो अब मज़ा आया। तो सिर्फ देखने मात्र से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती है, आपको अपनी तरफ से कुछ थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। बाकी जो एक टीचर कर सकता है, जो एक टीचर के नाते मुझे करना चाहिए, वो मैं पूरा करूँगा समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है भाई, एक चालक एवं एक अचालक पट्टिका दोनों को समान आवेश क्यू दिया जाता है, इसको भी आवेश क्यू दिया, इसको भी आवेश क्यू दिया, तो दोनों के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, दोनों के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो अब देखो, इसको आवेश क्या दिया, क्यू दिया, तो इसको जैसे ही आवेश क्यू देंगे तो मैंने माना इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, क्षेत्रफल क्या है, ए है, तो अपना सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा क्यू अपॉन ए, क्योंकि इसमें जो आवेश दोगे अचालक पट्टिका जहाँ दोगे वही रह जाएगा एक लाइन के रूप में। और अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है E = सिग्मा 2 एप्सिलॉन, सिग्मा 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो क्या जाएगा, सिग्मा की जगह क्या लिखते हो, क्यू अपॉन ए 2a एप्सिलॉन, 2a एप्सिलॉन, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है चालक पट्टिका की। चालक में एक स्पेशल चीज़ होती है, मैंने कहा ना कि चालक में आप जब इसको आवेश दोगे ना, तो जैसे ही आपने इसको क्यू आवेश दिया,
इसको Q आवेश दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि आवेश आधा आधा बढ़ जाएगा। इस साइड क्या आ जाएगा Q/2, इस साइड Q/2। समझ गए, आवेश आधा आधा बढ़ जाएगा, न्यूनतम प्रतिकर्षण की स्थिति प्राप्त करने के लिए दोनों सिरों पर फैल जाएगा। और अब ये क्या करेगा, अपने आप में ये चालक पट्टिका दो अचालक पट्टिका की तरह व्यवहार करेगी। क्या करेगी, दो अचालक पट्टिका की तरह व्यवहार करेगी, ठीक है। अब देखो, दो अचालक पट्टिका मतलब ये एक पट्टिका अपने आप में क्या करेगी, अपने आप में एक अचालक पट्टिका की तरह व्यवहार करने लगेगी, ठीक है। तो अब देखो, ये अपने पास क्या केस बन गया। अब इसके लिए आप सिग्मा निकालोगे, यहाँ पे सिग्मा, तो एक्चुअली इस पट्टिका के कारण, ध्यान से देखना, इस पट्टिका के लिए और इस पट्टिका के लिए, ये जो चालक पट्टिका है वो किस में बदल गई है, दो अचालक पट्टिका में। जैसे आपने आवेश दिया, चालक पट्टिका दो अचालक पट्टिका में बदल गई। अब इस साइड वाली जो अचालक पट्टिका है उसका सिग्मा क्या होगा, तो भाई कुल आवेश Q/2, कुल आवेश तो इस साइड कितना हो, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल A, तो सिग्मा यहाँ पे कितना आया, Q/2A, Q/2A आया, कितना आया, Q/2A। और यहाँ पर भी क्या होगा, इस साइड सिग्मा Q/2A, कितना होगा सिग्मा Q/2A, ठीक है। अब देखो, इस पट्टिका के कारण कोई भी बिंदु ले लो, इस साइड ले लो, इस साइड ले लो, आपस में वो क्या होगा, जुड़ेंगे, ठीक है। और बीच में क्या होगा, कैंसिल होगा। तो मैं मान लेता हूँ, चलो इस साइड पे बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस साइड और इसके कारण भी इस साइड, ठीक है। लेकिन होगा कितना, तो इसको मैं मान लेता हूँ 1, इसको 2 मान लिया, ठीक है। तो E1 और E2, तो टोटल E बराबर क्या आएगा, E1 + E2। अब देखो E1 के कारण, तो देखो अपने को पता है अचालक पट्टिका के कारण फॉर्मूला क्या होता है, σ/2 एप्सिलॉन प्लस E2 कितना होता है, σ/2 एप्सिलॉन, σ/2 एप्सिलॉन। अब देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, σ/एप्सिलॉन, σ/एप्सिलॉन, E बराबर कितना आ जाता है, σ/एप्सिलॉन, जहाँ पर सिग्मा क्या है कि भाई दोनों साइड का जो ये जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, लेकिन यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू में फर्क है। यहाँ पर आपका सिग्मा क्या था, Q/A, जबकि यहाँ पर सिग्मा क्या आएगा, Q/2A। इस बात को ये ध्यान रखना, यहाँ पर सिग्मा क्या आएगा, Q/2A। तो जब आप लिखोगे तो क्या होगा, सिग्मा की जगह क्या लिखना, Q/2A, तो Q/2A एप्सिलॉन, Q/2A एप्सिलॉन। बात समझ गए। तो आपने अगर चालक पट्टिका और अचालक पट्टिका दोनों को यदि समान आवेश देते हो, दोनों को यदि समान आवेश देते हो, तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान प्राप्त होती है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि भाई समान आवेश दिया वगैरह, तो आप तो फॉर्मूले से कंफ्यूज हो, सर इसका फॉर्मूला तो क्या होता है, σ/2 एप्सिलॉन, जबकि इसका फॉर्मूला σ/एप्सिलॉन ये है भाई, पढ़ा तो यही है। लेकिन इसमें जो यहाँ का सिग्मा Q/A है, जबकि यहाँ का सिग्मा Q/2A है। समझ गए, क्योंकि इसमें आवेश Q/2 बट रहा है। समझ गए। अगर आपको सिर्फ डायरेक्टली सिग्मा दिया हुआ है तो सोचना ही नहीं है, तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अगर ओनली फॉर सिग्मा दिया हुआ है, यदि सिग्मा दिया हुआ हो, ठीक है, यदि आपको सिर्फ सिग्मा दिया, यदि सिग्मा दिया हुआ हो तो क्या होगा, तो अचालक के लिए तो क्या होगा, σ/2 एप्सिलॉन, और चालक के लिए σ/एप्सिलॉन। बस बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ से तो अपने को क्या मालूम पड़ रहा है कि भाई चालक में अचालक का दुगुना होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे तो क्या मालूम पड़ रहा है कि भाई चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक की दुगुनी होती है। लेकिन
रियल में अगर आप ये तो कब है जब आपको सिग्मा डायरेक्टली दिया हो तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला है अचालक के लिए चालक के लिए। लेकिन जब आवेश दिया हो तो आवेश के केस में क्या हो जाएगा, आवेश आधा आधा बढ़ जाता है, फिर लास्ट में मान तो ये रहता है सिग्मा अपन एप्सिलॉन, फार्मूला तो यही लगेगा, यहाँ पर भी फार्मूला ये लगेगा, लेकिन यहाँ पर सिग्मा है Q अपॉन A, यानी कि जो आवेश दिया है वो पूरा का पूरा अपन A, जबकि यहाँ पर सिग्मा है क्योंकि आवेश आधा आधा बढ़ जाता है इसलिए Q/2, ठीक है, Q/2 अपॉन A। यहाँ पर सिग्मा क्या हो जाएगा Q/2 अपॉन A, समझ गए, और यहाँ पर सिग्मा Q अपॉन A। ये है कॉन्सेप्चुअल चीज़ें। अब जो मैंने बताया उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, और मैंने आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ाया और इतना अच्छे से आपको नहीं मिलेगा, सही बता रहा हूँ, पढ़ने में। कोचिंग में भी जल्दी में घास काट दी जाती है, इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है, ये मत समझना कि मतलब कि छोटा मोटा अगर यूट्यूब चैनल है तो उसका मतलब ये नहीं कि नॉलेज की कमी है, सब कुछ चीज़ें हैं। बस बात ये है कि हम लोगों ने कॉम्पिटिशन एग्जाम पहले ही फाइट कर लिया था, हमारे पास नौकरी थी, जॉब थी, इसलिए हमको किसी कोचिंग में जाकर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, हमको यूट्यूब पर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी क्या हुआ भाई, आपकी डिमांड भी थी सर फिजिक्स पढ़ाओ, और फिर इस कोरोना के कारण हमने भी यूट्यूब चैनल बना लिया, तो फिर उसकी वजह से हम यूट्यूब पे आ गए। नहीं तो हमारे पास तो जॉब पहले से थी, और जो बड़े बड़े टीचर बहुत सारे 90% ऐसे टीचर हैं जो अभी जो बड़े बड़े नाम है, लेकिन रियल में एक टाइम था कि उनके पास जॉब नहीं थी, उनके पास जॉब नहीं थी तभी वो पढ़ाना स्टार्ट किए थे, और आज वो पढ़ाते पढ़ाते फेमस हो गए। जबकि हम लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब थी, जो इतने होशियार थे कि पहले ही जॉब ले ली थी, और वो उतने इंटेलिजेंट नहीं थे कि उनके पास उस टाइम जॉब नहीं थी, क्योंकि उतने इंटेलिजेंट नहीं थे। लेकिन एक सब्जेक्ट पढ़ के भाई एक सब्जेक्ट को आप बार बार पढ़ाओगे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो उसमें माहिर होना ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जब आपको पता है एक भैंस होती है, आपने खेत से घर पे जाती है ना भैंस, अब आप भैंस को पहले दिन लेके जाते हो घर पे, पहले दिन 1 दिन 2 दिन, फिर उसके बाद भैंस को कहीं भी भेज दो आप, वो भैंस घूम फिर के घर पे आई जाती है। मतलब एक हैबिट पढ़ने के बाद आदमी अपने आप में एक्सपर्ट हो जाता है। जिस प्रकार भैंस अपने रास्ते को लेकर एक्सपर्ट हो जाती है, उसी प्रकार टीचर भी अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाए तो एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है थोड़ा सा लेट आए क्योंकि हमारे पास जॉब थी पहले से। चलो ये बात ठीक है, आप छोड़ो, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मेन चीज़ है आपको फिजिक्स पढ़ाना, जो आपकी डिमांड थी कि सर हमको पूरा कोर्स करवाओ, तो वो मैं करवाऊँगा, ठीक है। और ये आप अच्छे से देख लो, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट में कर सकते हो। बाकी मज़ा आए पढ़ने में तब भी थोड़ा सा बोल दिया करो सर वेरी नाइस वगैरह, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। तो ये चैप्टर अपना पूरा हो गया है, और अब इनके बाहर कोई भी सवाल नहीं रहेगी, ये गारंटी है। इनके बाहर एक भी कुछ भी सवाल नहीं रहने वाला, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।